हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी स्टेज 1 2020 का पेपर, कोविड टाइम में जो हुआ था। ठीक है ना? तो लास्ट 2021 का किया था हमने, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम 2020 का करने वाले हैं। ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो देख रहे हैं हम लोग। फिजिक्स और मैथ्स काफी आप लोगों ने कवर कर ली है। एस्ट्रोनॉमी का डर है आप लोगों को, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा इस पेपर में आप देखेंगे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं और बहुत स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स लेके ये लोग इस एग्जाम में आए थे। तो बहुत ज्यादा अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे फिजिक्स की नॉलेज से। तो इस पेपर में काफी क्वेश्चंस प्योर एस्ट्रोनॉमी के आए थे, बट फिर भी आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए, मैसियर ऑब्जेक्ट M1 इज। अब अगेन ये हमारे पास एक प्योर एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैसियर ऑब्जेक्ट्स, मैसियर नाम के एक व्यक्ति थे। मैसियर कैटलॉग होती है जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था यूनिवर्स में। उसमें से जो M1 ऑब्जेक्ट था वो कौन सा था, ये आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। इसका नाम है क्रैब नेबुला। क्रैब नेबुला को M1 ऑब्जेक्ट बोला था मैसियर ने। मैसियर एक्चुअली कॉमेट्स को सर्च कर रहे थे और कॉमेट्स को सर्च करते करते उन्होंने यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो कि कॉमेट्स नहीं थे। तो उनका एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ऐसी डिस्कवरियां करी थी यूनिवर्स में, कॉमेट्स को सर्च कर रहे थे, बट वो बॉडीज के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि जो कॉमेट्स नहीं है। उसमें से एक बॉडी थी जिसको नाम दिया उन्होंने M1, जिसका नाम है क्रैब नेबुला। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने जो बताए थे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, उसमें से एक M1 जो नाम था वो क्रैब नेबुला का था। बस ये तो आपको फैक्ट है, मतलब अगर पता होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। एक बार देखेंगे, द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ द टू सिटीज A एंड B आर एट 13 डिग्री नॉर्थ, 77.6 डिग्री ईस्ट एंड 28.7 डिग्री नॉर्थ, 77. अब यहां पर देखिए दोनों का जो लॉन्गिट्यूड है वो सेम है, लैटिट्यूड दोनों का अलग अलग है। ऑन 15 दिसंबर 2021, अभी डेट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए जो विंटर सॉलिस्टिस होता है हमारे पास वो होता है 21 दिसंबर। मतलब क्या मतलब है इस बात का? 21 दिसंबर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नाइट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा लंबी होती हैं। ठीक है ना? विंटर सॉलिस्टिस बोला जाता है, या फिर बोले कि अर्थ की जो एक्सिस है वो सबसे ज्यादा टिल्टेड कब होती है। जैसे कि ये अगर हमारे पास सन है और यहां पर ये अर्थ है, तो जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इस टाइम पर 21 दिसंबर के टाइम पर जो अर्थ की एक्सिस है वो सबसे ज्यादा टिल्टेड होती है। और ये 15 दिसंबर उन्होंने इसी के आसपास का टाइम दिया है। तो हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर में तो हम बोलेंगे कि विंटर्स चल रहे होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास समर्स चल रहे होंगे। अब यहां पर उन्होंने लैटिट्यूड के बारे में बात करी है, तो जो लैटिट्यूड कम है वो है हमारे पास लैटिट्यूड 13 डिग्री ए का लैटिट्यूड कम है और बी का लैटिट्यूड हमारे पास ज्यादा है, तो बी नॉर्थ में ज्यादा होगा। तो आप देखिए बी में हमारे पास सनराइज सनसेट डे टाइम जो होगा वो काफी कम होगा ए के रिलेटिव। तो ए में सनराइज भी जल्दी होगा बी के रिलेटिव और सनसेट भी बाद में होगा बी के रिलेटिव। तो सन विल राइज अर्लियर एंड सेट लेटर इन ए कंपेयर टू द बी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। अब ये डेट स्पेसिफिक हो गया, बट ये आपको पता होना चाहिए। 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं इसको, जहां पर रात सबसे बड़ी होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। राइट असेंशन एंगल पूछ रहा है ऑफ विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस मैंने आपको अभी बताया 21 दिसंबर का राइट असेंशन एंगल होता है, ये आपको याद रखना है। 18 आवर्स होता है हमारे पास विंटर का, और समर के लिए बात करेंगे यदि, तो समर के लिए होता है ये 6 आवर्स। ये आप याद रखेंगे राइट असेंशन।
ठीक है, अगेन मतलब फैक्ट बेस हो गया, अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा बच्चे बताना कि राइट असेंशन कैसे नापते हैं, राइट असेंशन होता क्या है, डेक्लिनेशन क्या होता है, हम किस तरह से यूनिवर्स में कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास राइट असेंशन होता है, जस्ट लाइक अ लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, तो एक बार यूनिवर्स में हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए लॉन्गिट्यूड जो होता है दैट इज राइट असेंशन। नेक्स्ट देखते हैं द पीरियड ल्यूमिनोसिटी रिलेशनशिप ऑफ द सेफाइड वेरिएबल टाइप 1 सेफाइड हैज 4 times the luminosity than that of the type 2 sapphire for the same period. The distance of the Andromeda galaxy was determined by assuming a sapphire located in type 1. अब टाइप 1 में क्या है, 4 times ऑफ टाइप 2 ल्यूमिनोसिटी है, मतलब ल्यूमिनोसिटी 4 गुना ज्यादा है। तो अब उसने पूछा है डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता यदि हम लोग एज्यूम करते एंड्रोमेडा गैलेक्सी को टाइप 2 सेफाइड में। तो यहां पर आप थोड़ा सा, वैसे तो हमारे पास लॉग में रिलेशन है, बट आप इसको याद रखिए ल्यूमिनोसिटी हमारे पास डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे जब हमारे पास सेफाइड टाइप 1 में अगर मेजर कर रहे हैं अपॉन 2 कर दिया तो डिस्टेंस यहां पे जो आ जाएगा d1/d2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब उसने बोला है यहां पर कि पहले यदि टाइप 1 में कर रहे थे हम लोग तो 4 गुना इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो बाद में अगर L2 है तो मैं बोल सकता हूं 4 times ऑफ L2 हो जाएगा ये, तो ये 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4, दैट इज d1/d2 का होल स्क्वायर। तो यहां से d2 जो आ जाएगा दैट d2 इज इक्वल टू d1/2, दैट इज डिस्टेंस कम हो गई है बाय द फैक्टर 2। ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2। अब ये लॉग का रिलेशन हमारे पास होता है, पूरा एक्सप्रेशन होता है, बट अगर आप इतनी सी बात याद रख लेंगे तो फिलहाल काम हो जाएगा। ठीक है, ल्यूमिनोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर से भी हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द वीनस फ्रॉम द अर्थ। ये वाले क्वेश्चन को आप कर सकते थे। द डिस्टेंस ऑफ द वीनस फ्रॉम द अर्थ एट अ पर्टिकुलर टाइम इज 9 into 10 to the power 10 meter. Assume the orbit of the Venus and the Earth around the Sun to be circular with the radii of 1.1 into 10 to the power 11 or 1.5 into 10 to the power 11 meter. The angle between Sun and the Venus as viewed from the Earth is approximately. अब आप देखिए, लेट से मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है। अब इन्होंने दिए कि एज्यूम दैट द ऑर्बिट ऑफ द वीनस एंड द अर्थ अराउंड, अब ये इन्होंने दिए 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, और वीनस की जो दूरी है, मान लो ये वीनस है, वीनस की जो दूरी है वो ऑर्बिट है 1.1 into 10 to the power 11, और 9 into 10 to the power 10 क्या है, किसी इंस्टेंट पर अर्थ और वीनस के बीच की जो दूरी है वो है 9 into 10 to the power 10 मीटर्स। अब इस डेटा को देख के हम लोग ये समझ गए कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली करना ही था। अब पूछ रहे हैं कि अर्थ से देखने पर वीनस का कितना एंगल बन रहा होगा सन के ऊपर, ये थीटा निकालना है अपने को। द एंगल बिटवीन द सन एंड द वीनस एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब ये थीटा निकाल सकते हैं, तीनों साइड पता है ट्राइंगल की, तो कोसाइन फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग सीधे सीधे। लेट्स से ये हमारे पास है R1, R2, R3, तो हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं सीधे सीधे। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, यहां से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है ना? तो यहां से अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालेंगे तो 46 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 47 डिग्री बोल रहे हैं, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, वैसे भी पावर्स कॉमन आ जाएंगी, इसको सॉल्व करोगे
फिर आपको थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, ये भी आपको याद रखना है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, एज व्यूड फ्रॉम द प्लेस ऑन द अर्थ अ स्टार मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द नॉर्थ पोल एंड इज जस्ट सर्कमपोलर। सर्कमपोलर मतलब वो स्टार जो हमेशा दिखाई देते हैं, हमेशा हॉरिजन के ऊपर ही रहते हैं, कभी भी हॉरिजन से नीचे नहीं जाते, मतलब दिखना बंद नहीं होते, उनको सर्कमपोलर कहते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज, तो अर्थ के किसी भी प्लेस से स्टार नॉर्थ के साथ जितना एंगल बना रहा होगा वही लैटिट्यूड के बराबर होगा हमेशा। इस बात को आप याद कर लें कि स्टार जो नॉर्थ पोल के ऊपर जितने भी एंगल पर होगा तो हम उतने ही लैटिट्यूड पर अर्थ पर खड़े हुए होंगे। तो जितने एंगल पर हमें स्टार दिखाई दे रहा है, जैसे पोलरिस स्टार है, पोलरिस स्टार हमारे पास नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो जितने एंगल पर हमें पोलरिस स्टार दिखाई दे रहा होगा वहां से हम अपने अर्थ पर अपनी पोजीशन का लैटिट्यूड बता सकते हैं। तो 10 डिग्री अगर हमारे पास एंगल बना रहा है स्टार नॉर्थ पोल के साथ, तो लैटिट्यूड हमारा 10 डिग्री ही होगा। बहुत सिंपल है, ये इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अर्थ पर अपनी लोकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, तो यहां पर आप ये चीज देख रहे होंगे कि प्योर एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन है ये, तो ये आप पे अगर जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, द मून मेक्स आर एंगल ऑफ 40 डिग्री at 6 p.m. at a particular day when the sun is about to set. The hour angle of the moon at the same time next day is approximately. अब 24 घंटे में 13 डिग्री का आर एंगल में चेंज आता है मून पर। आप देखिए 24 आवर्स, इन 24 आवर्स आर एंगल ऑफ मून चेंजेस बाय 13.3 डिग्री, तो हम ऑलमोस्ट 13 डिग्री ले रहे हैं इसको। तो 13 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली चेंज के बाद अगर हमारे पास 40 डिग्री था, तो इसमें से 13 डिग्री अगर चेंज होगा तो अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री हमारे पास चेंज होने के बाद फाइनल बचेगा, दैट इज डी ऑप्शन। तो 24 घंटे में जो पोजीशन ऑफ मून चेंज होती है वो हमारे पास 13 डिग्री से हो जाती है। ठीक है, ये अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं जा सकते, हम लोग डायग्राम में भी इसको समझने में थोड़े से आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद कर लें तो हो सकता है आपको जो कमिंग एग्जाम है उसमें हेल्प मिल जाए। ठीक है ना, तो आप इन बातों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, spectroscopic analysis of the light from the stars gives us a information about। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग क्या क्या चीजें बता सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूजुअली एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर एविडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टार, ये बात हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स वहां पर स्टार्स पर अवेलेबल हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं और एलिमेंट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। पैरेलैक्स ऑफ द स्टार नहीं, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द स्टार हाँ, ये बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो वेवलेंथ्स आ रही हैं उसमें रेड शिफ्ट कितना है, ब्लू शिफ्ट कितना है, उससे हम लोग बता सकते हैं रेडियल वेलोसिटी कितनी होगी। बट क्या प्रॉपर मोशन ऑफ द स्टार बता सकते हैं? नहीं। तो हम लोग दो चीजें बता सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, दैट इज अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टार और रेडियल वेलोसिटी ऑफ द स्टार। ये बात आपको याद रखनी है, मल्टीपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द वेरिएबल स्टार। वेरिएबल स्टार मतलब जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी ल्यूमिनोसिटी, ब्राइटनेस हमें वेरी होती हुई पता पड़ती है। तो व्हाइट डॉर्फ नहीं, ये तो स्टार
बचा ही नहीं, तो यहां पर रिएक्शन ही बंद हो गई हैं, तो ये वेरिएबल स्टार की कैटेगरी में नहीं आता या फिर रिलेट उससे नहीं कर सकते आप। ये हमारे पास वेरिएबल स्टार है। आर लाइरे। ब्लैक होल अगेन नहीं है वेरिएबल स्टार। एक्लिप्सिंग बाइनरी, ये अगेन दो स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे के पीछे छुपते रहते हैं, तो ये हमें एक वेरिएबल स्टार का फॉर्म बनाते हैं। एक्लिप्सिंग बाइनरी ये है पेयर ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक के पीछे एक जाते रहते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो कुछ पीरियड्स में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, कुछ पीरियड के बाद इंटेंसिटी कम हो जाती है। सेम हमारे पास इसकी भी इंटेंसिटी वेरी कर रही होती है, दोनों ही वेरिएबल स्टार्स के टर्म्स हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबुलर क्लस्टर। इसके बारे में लास्ट पेपर में बात करी थी हमने। ये आउटर रीजन में होता है मिल्की वे के। वेरिएबल स्टार होते हैं क्या इसमें? नहीं। यंग स्टार्स होते हैं क्या? नहीं। दे आर रिसीडिंग फ्रॉम अस एट अ वेरी हाई स्पीड, नहीं, बहुत हाई स्पीड पर नहीं जा रहे हैं ये। तो ये मिल्की वे के आउटर रीजन में होते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा। ग्लोबुलर स्टार के बारे में आप जरूर पढ़ लें। आप देख रहे हैं 2021 में भी क्वेश्चन आया था इसका, ग्लोबुलर क्लस्टर के बारे में। पेयर ऑफ द मतलब ग्रुप्स ऑफ द स्टार्स हैं जो कि हमारे पास मिल्की वे के आउटर रीजन में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के आए थे 2020 में, और बहुत सारे क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन बेस्ड आए हैं। तो इंफॉर्मेशन जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हालांकि हमने जो पीछे वाले साल्स में पेपर किए हैं, 2021 वाला देखा, 2022 23 वाले पेपर देखे, 23 वाले में तो काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप फिजिक्स की नॉलेज से कर सकते हैं। वहां पे डेटा ऐसा दिखा रखा था कि हाँ यार बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल वाला क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा दिमाग लगाते तो इक्वेशन जो दे रखी है उनसे आप डील करके या ग्रेविटेशन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बट ये वाला पेपर ऐसा था जिसमें आपको जब तक प्योर एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, टर्म्स पता नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि कौन से ईयर में हम लोग, मतलब हमारा लक कैसा है यार। पेपर अगर एस्ट्रोनॉमी वाले ने बना दिया बहुत टफ एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स से रिलेटेड, तो जब तक आपको टर्म्स नहीं पता होंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पीछे के पेपर्स में हम लोग देख रहे थे कि यार कम से कम आधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम कर पा रहे होते हैं फिजिक्स के बेसिस पर, बट इस पेपर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो आसान है बट अगेन फैक्चुअल बेस ज्यादा हो गया है ये पेपर, तो अगर आपको वो टर्म्स पता है तभी कर पाओगे। तो अभी ऐसा मत करना कि आप बहुत ज्यादा इसकी थ्योरी पढ़ने लग जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी आप थ्योरी कवर नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। तो फिलहाल आप ये पीवाईक्यू ही कंप्लीट कर लें। इसमें जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इतनी सी बात से सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस बात को ध्यान रख लें, ठीक है ना। बाकी एज सच अभी पढ़ने की जरूरत नए तरीके से एस्ट्रोनॉमी को नहीं है, सिर्फ ये पीवाईक्यू सीरीज को आप फॉलो करें लास्ट तक। चलिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।